हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 337वां शो, 337th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। Chhatarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kama Tendulkar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamti. My cake partner is Freshly Baked. A big thank you to Tricos, a Nagpur brand now going global when it comes to chocolates, and a big thank you to my servicing wala and of course Joshi Security System. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner. एक बात जो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर इस बात को लेके काफ़ी दिनों से एक्साइटेड रहा है और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड रहा हूँ, वो है एक ऐसा इंटरव्यू जिसके लिए मैं तकरीबन 14 घंटे ट्रैवल कर चुका हूँ। पिछले 20 मिनट में मैं एक व्यक्ति विशेष के आने का बड़ा इंतज़ार करता रहा। ये बता दूं कि उनके यहाँ की चाय भी आंदोलनकारी ही है और मेरे साथ इस वक्त है जय किसान आंदोलन के फाउंडिंग मेंबर, द वन एंड ओनली योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी नमस्कार। 337वें एपिसोड में राज की बात में आपका स्वागत है। शुक्रिया। बिल्कुल सीधी सीधी बात करने के लिए मैं नागपुर से दिल्ली आया हूँ। मैं ये सीधा सीधा इसलिए आपसे नहीं पूछूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ शायरियाँ बोलूँ और उसका जवाब आप दें। मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, मुफ्त में कोई भी चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। कैसे इस चीज़ को लेते हैं आप? आज हमारे साथी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में पता नहीं मिलती है, लेकिन किसान की बात कम से कम इस सरकार के मुंह से तो बिल्कुल नहीं सुनती है। प्रधानमंत्री इस पर ट्वीट करते हैं कि सौरव गांगुली की तबीयत ठीक है कि नहीं है। अमेरिका, दुनिया जहान में दो लोगों को कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन इन 300 किसानों के लिए मुंह से उफ तक नहीं निकली। लोकसभा ने 1 मिनट के लिए मौन तक नहीं रखा। लगता है कि हमारा देश संवेदन शून्य हो गया है और इस संवेदन शून्य देश को जगाने का काम आंदोलन का है। आंदोलन, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी 1947 के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों थी जिसको लेके आंदोलन किया जा सकता था? कभी नर्मदा को लेकर मेघा पाटकर जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेके छोटे छोटे अनशंस हुए, छोटे छोटे आंदोलन हुए, लेकिन सरकार के कान तक तो कभी भी बात नहीं गई, वो कांग्रेस की सरकार हो या वो बीजेपी की सरकार हो। क्यों इस देश में एक आंदोलनकारी बनना, क्यों इस देश में एक आंदोलन करना इतना डाउन मार्केट है? अगर सत्ता की समीकरण देखें तो डाउन मार्केट है, समाज की समीकरण देखें तो डाउन नहीं है, क्योंकि अंततः ये देश खुद एक आंदोलन से पैदा हुआ। आंदोलनों ने इस देश का स्वरूप बदला। ये जो भाषा के आधार पर राज्य बने, ये तो आंदोलनों के चलते ही बने। इन आंदोलनों ने इस देश को जगाया। इमरजेंसी के खिलाफ जो हुआ वो आंदोलन के चलते ही हुआ। तो आंदोलन तो इस देश को बनाते हैं। नहीं तो हमारे देश का सार्वजनिक जीवन एक तालाब है जो कि जिसमें पानी रुका हुआ है, काई जमी हुई है, सड़ गया है। आंदोलन वो एक तरह की फ्रेश पानी की धार है जो इस तालाब के स्वरूप को बनाते हैं, बदलते हैं, इसको बेहतर करते हैं, इसकी सड़ांध को ख़त्म करते हैं। तो वो कभी भी डाउन मार्केट हो नहीं सकता। हाँ, कभी सत्ता की निगाह में, सरकारी दरबारी मीडिया की निगाह में वो छोटा हो जाए तो कोई बात नहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब किसानों की हम बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसे कई सारे रेवोल्यूशन लाने की उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की। लेकिन जब फार्मर्स की बात आती है तो क्यों सरकारें इतनी अंधी और बहरी हो जाती हैं? क्यों विदर्भ का किसान हर साल इतने लंबी तादाद में आत्महत्या करता है? क्यों पंजाब का किसान अपनी किसानी छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पे इंतज़ार करता है कि कब कोई नेता के दिमाग में बात समझ में आएगी और वो शायद आकर किसान और कृषि जो नए कानून बने हैं उस पर एक नया उलटफेर करेगा? सही कहा आपने, क्योंकि
किसानी का संकट कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना संकट है। कोई इस सरकार के दौरान पैदा हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेती किसानी के 3 संकट हैं, बहुत समय से चले आ रहे हैं। पहला है आर्थिक संकट, खेती घाटे का सौदा है। दूसरा है आबो हवा का, पर्यावरण का संकट, कि खेती किसानी जो है वो पर्यावरण के अनुरूप नहीं हो रही। पर्यावरण जो है वो हमारी मिट्टी नष्ट हो रही है, पानी नीचे जा रहा है, हर तरह से संकट है। तीसरा है अस्तित्व का संकट, किसान रहना नहीं चाहता, उसे शर्म आती है किसान होने में, बच्चा बोलने में शर्म महसूस करता है कि वो किसान का बेटा है। और ये कोई आज का संकट नहीं है, कोई मोदी जी के राज में शुरू हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पुराना संकट है, क्योंकि इस देश के जो सत्ताधीश हैं वो समझते हैं कि किसान तो छिलका है, केला खाते हैं तो आप छिलके को थोड़ी खाते हैं, छिलका उतार के फेंक देते हैं, केला खा लेते हैं। तो इसी तरह से हम अनाज खा लेते हैं, उस अनाज को बनाने वाले को हम फेंक देते हैं। बार बार इस देश की जो कृषि नीति, एक तो इस देश की नीति उद्योग के लिए है, शहर के लिए है, कृषि के लिए वास्तव में नीति नहीं है। और जो भी कृषि की नीति है वो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है, किसान के विकास के लिए नहीं है। अजीब सुनने में लगता होगा, लेकिन सारी नीतियां ऐसी हैं कि कृषि में उत्पादन बढ़ जाए, उत्पादक भले ही भाड़ में जाए। और बार बार ऐसा हो रहा है। इसलिए किसान का आंदोलन जो है वो इस देश को जगाने की कोशिश है, देश की आत्मा को जगाने की कोशिश है, इस देश के नीति निर्माताओं को जगाने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि उसमें ये आंदोलन ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। आपके इस ड्राइंग रूम में एक अच्छी सी तस्वीर लगी है भगत सिंह जी की, और उसमें 4 अच्छी लाइनें हैं। वो लाइनें मुझे याद नहीं, लेकिन एक लाइन आखिरी में जो कहती है वो यही कहती है कि चेहरे बदल जाते हैं लेकिन भगत सिंह अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन इस देश का युवा तो किसान के आंदोलन से बिल्कुल नहीं जुड़ रहा। आपको दुख लगता है इस बात का? ये बात सही नहीं है। 23 मार्च आ रही है, भगत सिंह की जयंती, जिस दिन हमने आह्वान किया है युवाओं को, देश भर के युवाओं को हमारे मोर्चों पे आने का, और ये पहली बार नहीं है। दरअसल क्या है कि युवा का मतलब हम केवल शहरी युवा से लेते हैं। दिक्कत यही है कि हम वो जो लाखों किसान जो इस वक्त सड़कों पे, मोर्चों पे हैं, जिनमें से आधे कम से कम काले बाल वाले हैं, उनको पता नहीं क्यों हम युवा नहीं मानते ना। जो शहर में होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, जीन्स पहनेगा, एक खास तरह से व्यवहार करेगा, उसको हम युवा कहते हैं, बाकियों को युवा नहीं कहते। क्योंकि इस देश में मध्यम वर्ग का वर्चस्व हो गया है हर चीज़ पे। जो मिडिल क्लास है, वैसे वो मिडिल में है नहीं। इस देश में जो 90% के ऊपर होते हैं ना, वो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं जी। तो वो इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब तो वो मिडिल क्लास का ऐसा वर्चस्व है कि हम कहते हैं देखो मैं तो नहीं हूँ। अरे 90 से ऊपर आप हैं, आप शहर में रहते हैं, आप इस आंदोलन में आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं है तो आंदोलन नहीं है, तो थोड़ी जागती है ना। लेकिन फिर युवा जो आपके साथ जुड़े हैं, जो किसान इस वक्त आप कह रहे हैं कि लाखों किसान इस वक्त रास्ते पे हैं, वो किसानों के बारे में जो खबरें छपती हैं वो एक्चुअली नहीं छपती, ये आपको पता है ना। इस देश की मीडिया आपको कवर नहीं कर रही है। ये बात सच है। आज की बात नहीं है, हमेशा इस देश में अगर शहर में 200 लोग खड़े हो जाएं, नागपुर में 500 लोग खड़े हो जाएं, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हों, कुछ हों, तो बहुत बड़ी खबर छप जाएगी। वहीं गढ़चिरौली में 5000 किसान खड़े हो जाएं तो खबर नहीं बनेगी। नागपुर में अगर 5 खास तरह के बच्चे आत्महत्या कर लें, फ्रंट पेज पे हेडलाइन हो जाएगी। वही खबर अगर 500 किसान मरे तब जाके बनेगी वो खबर। ये हमेशा इसका रहा है। किसान इस बात का आदी है। पहले दिन से किसान आंदोलन जब 2 महीने तक पंजाब के भीतर चला, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी खबर कब ली गई? जब हम दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठ गए, जब दिल्ली वालों का जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ, तब जाके खबर बनी। वो भी मिडिल क्लास के कारण खबर बनी, क्योंकि इस देश का मीडिया ऑफ द मिडिल क्लास, फॉर द मिडिल क्लास, बाय द मिडिल क्लास है। खबर नहीं बनी। दिल्ली आए तो खबर बनी। जब तक दिल्ली परेशान रही तब तक खबर बनी। और 26 जनवरी के बाद तय कर दिया गया कि इन्हें खबर नहीं बनाना है, तो खबर से उतार दिया गया। मगर किसानों के बीच हम पहले दिन से खबर थे, खबर हैं, खबर रहेंगे। और किसान और किसानों के हितैषी इस देश के 60% लोग हैं। और मीडिया का मैं बताऊं, एक तो मीडिया है बड़ा टेलीविज़न, बड़ा अखबार और उसकी सुर्खियां, उसमें हम 1-1.5 महीना सुर्खी में रहे, उसके बाद नहीं रहे।
लेकिन दूसरा मीडिया है जो आप जैसे लोग चलाते हैं, वो भी आज बहुत बड़ा मीडिया है। मैंने सिरसा शहर के अंदर एक छोटा सा भाषण दिया जिसको आप जैसे किसी साथी ने किया, वो 18 लाख लोगों ने देखा। तो अब मैं उसे बड़ा मानूं या किन टीवी चैनल को बड़ा मानूं? और अंतिम बात ये कहूँगा, सबसे बड़ा मीडिया इस दुनिया का है मेरा मुंह और आपका कान। उससे बड़ा कोई मीडिया नहीं है जिसे ना सरकार बंद कर सकती, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बंद कर सकती, ना जिसको इंटरनेट बंद कर सकता। वो मीडिया किसान का कायम है और वो मीडिया आज भी बुलंद है। कृषि कानून की ऐसी कौन सी अहम बातें हैं जो जिसमें सीरियस मतभेद है और बड़े आसान तरीके से आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं? वो पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, हम कहते हैं इसकी तो नीयत ही काली है। सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या है? जो कहता है कि प्राइवेट मंडी बना लो, सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी बना लो। सरकार कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक के बजाय 2 मंडी मिल गई किसान को। हम कहते हैं इसमें वही खेल होगा जो जियो मोबाइल के अंदर हुआ था। पहले साल किसान को 50 रुपये फालतू मिलेगा, दूसरे साल 20 रुपये फालतू मिलेगा, तीसरे साल तक सरकारी मंडी चौपट हो जाएगी। जैसे BSNL चौपट हो गया ना, जैसे बाकी कंपनियां चौपट हो गई। जो जियो कंपनी ने मोबाइल के साथ किया वही प्राइवेट मंडियां सरकारी मंडी के साथ करेंगे। तीसरे साल में सरकारी मंडी हो जाएगी चौपट, और जब सरकारी मंडी चौपट हो जाएगी तो किसान को 500 रुपया क्विंटल कम मिलेगा और वो कहेगा देना है तो दे, नहीं तो जा। तो सबसे बड़ा डर ये है कि जो सरकारी APMC जो मंडियां, सरकारी मंडियां बनी हैं, ये मंडियां चौपट हो जाएंगी। दूसरा, ये जो कानून बना है जिसे मैं बोलता हूँ जमाखोरी की छूट कानून, उस कानून से डर ये है कि किसान जब अपनी फसल बेचने आएगा तब बड़े बड़े गोदाम से माल रिलीज़ किया जाएगा, फसलों के दाम नीचे गिर जाएंगे, और जब आप जैसा उपभोक्ता खरीदने जाएगा तब गोदाम के दरवाजे बंद होंगे, जमाखोरी शुरू होगी और दाम बढ़ जाएंगे। तो मजदूर और किसान दोनों को नुकसान होगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट की खेती। अगर अनइक्वल पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरफ किसान, एक तरफ कंपनी जिसके काले कोट वाले बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, दोनों के बीच में बराबरी की कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जिस साल कंपनी के फ़ायदे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे आलू की चिप्स में हुआ, 6 रुपये का रेट था, 8 रुपये पहली बार मार्केट में रेट हो गया। कंपनी ने कहा कि नहीं, 6 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो तुम्हें 6 में देना पड़ेगा, दे दिया बेचारे किसान ने। अगले साल 4 रुपये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4 रुपये का रेट हो गया। अब किसान ने कहा साहब 6 रुपये खरीदना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम्हारा आलू का साइज़ ठीक नहीं है, कोर्ट के अंदर बात करेंगे। बराबर नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट के किसान जो है, कॉन्ट्रैक्ट के कानून में जब तक किसान को बचाने के लिए सरकार बीच में नहीं आती तो किसान पिसेगा। ये 3 हमारे ऐतराज़ है। सरकार कहती है संशोधन कर लो, हम कहते हैं अगर कोई मूल भावना सही हो तो फिर संशोधन किया जा सकता है। मैंने दर्जी को पैंट बनाने के लिए दिया, उसने पैंट 2 इंच छोटी बना दी, कोई बात नहीं, संशोधन करके दोबारा लंबी बना लेंगे, 1 इंच हम भी कम से गुजारा कर देंगे। बनाने को दी पैंट, बना दी उसने सलवार, और वो कह रहा है आप संशोधन करवा लो। संशोधन कैसे करवा लें ऐसी चीज़ के अंदर? ये ऐतराज़ है। हमारे एक व्यूअर हैं नीरज पोपतानी, वो पूछते हैं सर जियो के आने के बाद तो काफ़ी कंपनीज ने अपने रेट्स कम कर दिए थे, तो जनता तो लूट नहीं रही थी, और तो जियो आने के बाद जनता को तो फ़ायदा ही हुआ ना। मैं सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो ये कि शुरू में जियो ने कहा मुफ्त में, आजीवन फ्री, और बाद में 2 साल बाद जियो ने क्या कहा, अब हम तुम्हें रेट दिखाते हैं, है ना। तो ये शहरी कंज्यूमर के साथ करना पड़ा क्योंकि वो एक खास तरह की मार्केट थी, वहाँ ड्राई है, सब कुछ है। जहाँ किसान की बात आएगी, जब उसकी मंडी ध्वस्त हो जाएगी, उसके बाद जब कहेगा कि अब तुम्हें 500 रुपये कम में दूंगा, तब तो कोई अखबार वाला रिपोर्ट करने वाला भी नहीं बचेगा। कम से कम मोबाइल में चूंकि शहरी कंज्यूमर इन्वॉल्व है तो इसको रेट को रिपोर्ट किया जा रहा है। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिस होती है जिसमें आप पहले अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करते हो, उसके बाद आप अपने रेट बढ़ाते हो। ये खेल होने जा रहा है। किसान के मन में ये डर है सबसे बड़ा। लाखों लोग इस देश में आपको फॉलो करते हैं। शुरुआत हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। जब वो पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ तो इस देश को ऐसा लगा कि इस देश में करप्शन ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ सरकार बदली, करप्शन आज भी वही है। मेरी शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन से नहीं हुई। मेरी शुरुआत हुई 30-35 साल पहले,
किशन पटनायक मेरे गुरु थे, संयोग से वो नागपुर में ही पढ़े थे। उनसे शुरुआत हुई। उन्होंने रास्ता दिखाया, जन आंदोलन से जुड़ा, तमाम तरह के जन आंदोलनों के बीच में मैं रहा। हाँ, जब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा उस वक्त लोगों को दिखा कि हाँ ये आंदोलन में शामिल है। मैं तो उससे 20 साल पहले से शामिल रहा करता था। उस आंदोलन ने, मैं बार बार कहता था, लोकपाल का आंदोलन वो नहीं है, वो लोक बल का आंदोलन है। उससे लोगों को ये बल मिला कि लोग अपने पाँव पे खड़े होकर कुछ बोलना शुरू कर दें। उस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आम आदमी पार्टी के बनने को नहीं मानता, उसकी सरकार बनने को नहीं मानता। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि लोगों में हिम्मत आई कि उन्होंने बाहर आके सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। जो लोग आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, वो मोमबत्ती लेके बाहर आए। उसके बाद निराशा हुई। आम आदमी पार्टी की करतूतों को लेके लोगों के अंदर बहुत दुख हुआ। लेकिन जो एक बार जिसने घर से बाहर आने का रास्ता सीख लिया, वो फिर अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछता है, वो मुझसे भी सवाल पूछता है, और वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। आपने अभी बात करी वो लोकपाल नहीं, वो लोक बल का पूरा एजिटेशन था। लेकिन बल तो आप भी दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन में जब दिल्ली में आप अपना बल पूरी तरीके से नहीं दिखा पाए तो आपने बंगाल की गलियां चुन ली ना। दिल्ली से निराश होके नहीं भाई, वो तो इस सरकार की जो हथकंडे हैं उससे मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोग कम थे हम बंगाल चले गए। अरे दिल्ली कम होते हमारे लिए सबसे आसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, हमारे लिए पड़ोस में जाना सबसे आसान था। बंगाल की रास्ता तो बहुत दूर का रास्ता है। हमने बंगाल का, गुवाहाटी भी मैं गया, हमारे साथी तमिलनाडु, केरला, सब तरफ गए। चूँकि एक इस सरकार के रवैये से स्पष्ट है कि ये सरकार संविधान और कानून की भाषा नहीं समझती, ये सरकार सच झूठ की भाषा नहीं समझती, न्याय अन्याय की भाषा नहीं समझती, इंसानियत की भाषा भी नहीं समझती। सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझती है, वोट, सीट, चुनाव, सत्ता। तो फिर मजबूरी में हमने कहा ठीक है भैया, आप तुम्हें उसी भाषा में बोल देते हैं जिस भाषा में तुम समझते हो। बंगाल में चुनाव लड़ रहे हो, वहाँ जाके वोटर से कहेंगे कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं, किसे वोट दोगे हम आपको नहीं कहते, बस बीजेपी को सबक सिखाओ। चूँकि इसने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, इसने किसानों के साथ झूठ बोला है, किसानों पे दमन किया है, आंदोलन को बदनाम किया है, और इन बॉर्डर को भारत पाकिस्तान के मोर्चे जैसा बना दिया, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए इसे सजा दो। मोदी जी के साथ आपका कहीं ना कहीं पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कई बार उठकर दिखता है लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं मोदी जी से बड़ा नाराज़ हैं। नरेंद्र मोदी ये नाम जैसे आप सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एक भावना ऐसी आती है कि ये व्यक्ति काम अच्छे से नहीं कर रहा। क्या कोई रीज़न है ऐसा? दो अलग बात आपने कह दी एक ही वाक्य में। एक तो कि उनके साथ कोई व्यक्तिगत खुंदक किस बात की होगी भैया, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ। दरअसल मैंने तो लेख लिखे हैं ये कहते हुए कि केवल मोदी विरोध लोगों को ले डूबेगा। मैंने कहा है मोदी विरोध की राजनीति आत्मघाती राजनीति है, कि राजनीति में आपको सिद्धांत का, नीति का, इसका समर्थन विरोध करना चाहिए। किसी व्यक्ति का क्या विरोध करने। मोदी जी ने जब वो RCEP वाली समझौते को रद्द किया, मैंने लेख लिख के उसका समर्थन किया। भला काम करेंगे समर्थन करेंगे, बुरा काम करेंगे विरोध करेंगे। अब ये है कि उनके बारे में बोलते हुए दिक्कत ये होती है, मेरा नीति से संबंध है, व्यक्ति से नहीं है, लेकिन इस देश में बहुत लोग, अब आधे देश को आप मोदी समर्थक और मोदी भक्तों में बांट सकते हैं, और जो बेचारे मोदी भक्त होते हैं उनको ये बात पचती नहीं है कि मोदी जी के बारे में कुछ सच बोल दिया जाए। जैसे मैं बहुत आराम से कहता हूँ, सहज तरीके से कहता हूँ, इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे भी देखे हैं, भ्रष्ट देखे, ईमानदार भी देखे हैं, कमेरे देखे, निकम्मे देखे हैं, लेकिन मोदी जी जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। अब ये बात सिंपल है, सहज है, सच है। मोदी जी जितना बड़ा झूठा कौन है आप बताइए। आप मैं झूठ बोलते हैं, कभी कभी हम भी बोल देते हैं, तो कभी जूते की तरफ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, हमारी आंखों में हलचल मचती है, कहीं दिल अंदर से कहता है क्या कर रहे हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यूं आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं MSP थी, है, रहेगी। अब इतना बड़ा झूठ बोलने का साहस साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। तो इतने बड़े झूठे वो हैं। ये बात मैं कहता हूँ तो लोगों को लगता है कोई व्यक्तिगत खुंदक है, तो साधारण बात है कहना। जैसे ये कहना कि मनमोहन सिंह बड़े बोरिंग भाषण दिया करते थे,
मैं तो सो जाता था उनके भाषण सुनते सुनते कभी कभार। अब जैसे ये एक सिंपल सच है, बड़े बोरिंग थे, उन्हें बोलना नहीं आता था, पब्लिक स्पीच देनी नहीं आती, वैसे ये भी सच है कि मोदी जी झूठे हैं। अब पता नहीं क्यों लोग मेरा पहला सच आसान से स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे सच को सुनते हुए बड़ी परेशानी होती है। कोई बात नहीं। लेकिन जी देखिए, ये जो विरोध है, ये जो आंदोलन है, अब ये जो अभी की जो ये जनरेशन है, वो विवाद में नहीं, वो विकल्प में बिलीव करती है। क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कृषि कानून में आप, क्योंकि हमने सुना है कि बैठकें बहुत हुई हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, और शायद रिजल्ट नहीं निकलने से हो सकता है कि आंदोलनकारी जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराश हो जाते होंगे कि हर बार बैठक होती है, कुछ नहीं होता। सरकार भी हो सकता है इस बात को लेके अब उनकी आदत हो गई होगी कि यार कुछ होने वाला तो है नहीं। कोई विकल्प, कोई उपाय? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सन 2018 में हमारा नारा ही एग्जैक्टली ये था, केवल विरोध नहीं विकल्प। हमने 2 कानून बनाए। पहली बार इस देश के इतिहास में किसान आंदोलन ने कानून बनाए। हमने कहा सरकार बनाए ना बनाए, सरकार की चीज़ों का विरोध खाली नहीं करेंगे, हम विकल्प बना के संसद में रखे ना। 2018 में 2 कानून हमने संसद में रखे। उसे किसान संसद में लाखों किसानों के बीच पास करवाया, 21 पार्टियों से मोहर लगवाई, संसद में रखा। संसद में चर्चा तक नहीं होने दी गई उन 2 कानूनों के बारे में। आज भी पड़े हैं। तो हम तो सरकार से कहते हैं, आपको कानून बनाने का शौक है मोदी जी, आप ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं, बने बनाए कानून है, आप इसका श्रेय ले लीजिए। कांग्रेस सरकार ने तो नहीं किए, आप कर दीजिए, श्रेय लीजिए, आके कहिए मैंने किसानों को ऐतिहासिक गिफ्ट दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति जो गिफ्ट नहीं चाहता वो क्यों दे रहे हो? जो वो मांग रहा है वो दे दो ना। मोदी जी कहते हैं मैं किसानों को ऐतिहासिक सौगात दूंगा, किसान कहता है मोदी जी ये वाला तो नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए, मुझे वो सौगात दीजिए जो मुझे चाहिए। अब साधारण सी बात है ना, बच्चा भी ये कह देता है कि मम्मी ये वाली गिफ्ट नहीं, वो वाली चीज़ दे दो ना, वो इससे कम में आएगी। किसान ये बात कह रहा है, लेकिन मम्मी भी तो ये बात समझती है ना कि कौन सी चॉकलेट बच्चे के लिए अच्छी है। क्या मम्मी की उस जगह को हम खारिज तो नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, अब यही आप बात कह रहे हैं। मोदी जी भी बिल्कुल यही समझते हैं कि वो जानते हैं कि किसान के लिए कौन से वाली चॉकलेट अच्छी है, कौन से वाली चॉकलेट बुरी है। अब दिक्कत ये है कि ये बात कहते कहते किसान को अब 10 महीने हो गए हैं कि मोदी जी ये जो आप चॉकलेट दे रहे हो ये चॉकलेट नहीं, जहर है। ये मैंने कई बार करके देख लिया। ये जो किसान आंदोलन है, कोई भी गिफ्ट होती है अमूमन वो होती है जो कहते हैं अच्छा तुम इतने वर्षों से ये चीज़ मांग रहे थे, अब तुम्हें दे दी गई है। आज तक इस देश के किसान आंदोलन ने कभी इन कानूनों को मांगा नहीं, एक किसान संगठन से राय नहीं की। बीच में प्रचार चला रहे थे, 93 लाख किसानों से राय की। हमने कहा भैया जरा लिस्ट दे दो 93 लाख की। 93 लाख छोड़ दो, 93 लोगों की लिस्ट दे दो जिससे आपने चर्चा की, वो एक का नाम नहीं है, चर्चा नहीं की। उनसे देश का एक भी बड़ा किसान संगठन आज भी इसके पक्ष में खड़ा नहीं है। खुद आरएसएस का संगठन भी किंतु परंतु लगा के इसके समर्थन में अब कुछ बोलने लगा जब आपके नागपुर से उसको ऑर्डर आ गया। पहले आरएसएस वाले इस कानून का विरोध कर रहे थे, अब उनको ऑर्डर आ गया तो थोड़ा सा कुछ करते हुए कर रहे हैं। एक किसान संगठन पक्ष में नहीं है। तो ये कैसी गिफ्ट है जो ना मांगी, ना राय की, ना मुझे पसंद, ना मैं उसके पक्ष में, लेकिन गिफ्ट देने वाला कह रहा है कि लेना तो यही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और ये कैसा अहंकार है? ये सत्ता का जो अहंकार है ये सबसे बड़ी समस्या है। ये 3 कानून तो मर चुके हैं, लेकिन मोदी जी का अहंकार है कि अब वो मानने को तैयार नहीं है कि मर चुके हैं। किसान महापंचायत हो रही है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गाँव में, स्थानों पर किसान पंचायत हो रही है, और ये बहुत रेगुलर प्रैक्टिस में हो रही है। काफ़ी लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन आप बंगाल चले गए, आप कभी नागपुर नहीं आए? कभी आपने आरएसएस का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? अरे नागपुर सिर्फ आरएसएस क्यों है भाई? नागपुर में बहुत कुछ है। नागपुर शहर की बहुत अच्छी परंपरा है। नागपुर में तमाम तरह के आंदोलन है। नागपुर में सोशलिस्ट भी है, नागपुर में कम्युनिस्ट भी है, नागपुर में सब कुछ है। और एक ज़माने में तो बहुत बड़ा केंद्र होता था पूरे देश का। मैंने बताया मेरे गुरु कृष्ण पटनायक वहाँ पढ़े, चूँकि वो शिक्षा का और पूरे मध्य भारत का केंद्र हुआ करता था। तो एक बार नहीं, मैं तो कई बार नागपुर आया हूँ, कई बार आऊँगा। अब नागपुर आके केवल आरएसएस के हेडक्वार्टर पे धोख लगाऊँ ये ज़रूरी नहीं ना। दिक्कत ये है कि आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पे 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया।
जो लोग तिरंगे झंडे की इज्जत नहीं कर सकते उनके यहाँ कैसे जाऊं मैं? अनुसया काले छाबरानी देख रही हैं, वो खुद एक सोशल वर्कर हैं नागपुर में, इस वक्त बहुत बड़ा नाम रखती हैं सोशल वर्क में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हैं, ना इन्फ्लुएंस होती हैं। वो कहती हैं कि योगेंद्र जी, द वे योर फेलो आंदोलक फार्मर्स हैव नाउ स्टार्टेड कैंपेनिंग टर्निंग इनटू पॉलिटिशियंस, व्हाट डू यू हैव टू से सर? दिस इज़ नॉट टर्निंग इनटू पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन तो तब होते अगर हम जाके कहते कि ये मेरा साथी है, एमएलए बना रहा हो, इसको एमएलए बना दो, इसको टिकट दे देते, कल तक आंदोलन किया था, अब इसको चीफ मिनिस्टर बना दो। ऐसा हम तो कुछ कह नहीं रहे। हम तो केवल एक स्पष्ट बात कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने किसानों का अपमान किया, किसान आंदोलन को गालियाँ दी, किसानों के ऊपर ज्यादती की, किसानों की बात नहीं सुनी, आज भी अहंकार पे है। और अहंकार किसका? चुनाव जीतते हैं। बीजेपी वालों से कोई प्रश्न आप कर लीजिए, 2 मिनट के बाद बोलेंगे हमारे पास 303 सीट है, हम चुनाव जीतते हैं। तो भाई उनको, चुनाव वालों को चुनाव की भाषा में जवाब दे रहे हैं। ना हमारा कोई कैंडिडेट है, ना हम पार्टी है, ना हम पार्टी बनने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का है कि पार्टी है, इसके अंदर अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। तो हम तो केवल और केवल किसान की बात कर रहे हैं। और अनुसुईया जी, एक बात मैं कहूँगा कि राजनीति एक छोटी राजनीति होती है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पेटी पॉलिटिक्स, ये एमएलए बन गया, ये हो गया, वो हो गया। एक बड़ी राजनीति है, बड़ी राजनीति हमेशा करनी चाहिए। आप महिला हैं इसलिए मैं कहता हूँ, इस देश में महिलाओं का सवाल जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होगी। तो बड़ी राजनीति करना, एजेंडा बनाना, ये तो राजनीति करना धर्म होना चाहिए हमारा। राजनीति युग धर्म है, ये टुच्ची राजनीति नहीं, बड़ी राजनीति करना। मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि 2024 का चुनाव किसानों के मुद्दे पर लड़ा जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, एजेंडा किसान का हो। उसके बाद जो मर्जी जीत जाए, चाहे मोदी जी जीत जाए, चाहे कोई और जीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, समाज सुधारकों का प्रयास होना चाहिए कि किसी बार मैं चाहता हूँ कोई ऐसा चुनाव हो ना जहाँ शराब रोकने के सवाल पे इस देश में वोट पड़े। मैं चाहता हूँ महिला की सुरक्षा के सवाल पे इस देश में चुनाव लड़ा जाए, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, इस पे चुनाव लड़ा जाए। ये करना चाहिए, ये करना तो धर्म है। मुझे विश्वास है आप भी करेंगी। सिर्फ ये कहना कि लोकतंत्र में राजनीति बड़ी गंदी है, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, अच्छी बात नहीं है। हमें कहना चाहिए राजनीति की कमान मैं अपने हाथ में रखती हूँ, वो बड़ी बात होगी। केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून जब अप्लाई करने की बात करी, राज्य सरकार के पास एक कहीं ना कहीं एक ताकत है इसको डिनायल मोड पे लाने की। अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको अगर अप्लाई न करे तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, शायद उस राज्य के किसान जो हैं वो खुश होंगे। दरअसल बहुत ज़्यादा पावर है नहीं। वास्तव में तो ये कानून केंद्र सरकार को बनाने ही नहीं चाहिए थे, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में। केंद्र सरकार इसको संवर्ती सूची में लेके आई है, संवर्ती सूची के बहाने कर रही है। तो संवर्ती सूची में यदि कोई कानून बन जाता है तो राज्य सरकार उसको रोक नहीं सकती है। कोशिश की कांग्रेस सरकार ने, पंजाब में की, राजस्थान में की, छत्तीसगढ़ में की, वो बड़ी आधी अधूरे कोर्स। एक तो उनके पास ताकत नहीं थी, दूसरा उस ताकत का भी उन्होंने ईमानदारी से प्रयोग नहीं किया। ऐसा कानून पंजाब में बनाया जो बिल्कुल दो मुहा कानून है। तो जो कुछ कांग्रेस की सरकारें कर सकती थीं उन्होंने वो भी नहीं किया किसान के लिए। हालांकि इन कानूनों को रोकना किसी भी राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। राज्य सरकार केवल ये कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जाके कहे कि ये कानून केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार नहीं है। उससे फालतू आज की तारीख में संभव नहीं है उनके। ये बात जब राज्यसभा में और लोकसभा में ये कृषि कानून अप्लाई करने की बात हुई और जितने भी एमपीज़ थे उन्होंने अपनी मोहर उस पर लगा दी, कांग्रेस भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, अपना विरोध उतना जता नहीं पाई लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी एज ऑपोजिशन। जब इतने लाखों किसान रास्ते पे हैं, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आप ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, ये बात आप देश के प्रेसिडेंट तक ले जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ले जाएं, या फिर वो उनके पास भी ये बात ले जाना व्यर्थ है? आपको शायद ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होगा। प्रेसिडेंट के पास तो हम सितंबर के महीने में ले गए थे। जैसे ही ये पास हुआ, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से हम प्रेसिडेंट के पास पिटीशन लेके गए कि ये बिल्कुल फ्रॉड तरीके से पास किया गया है। आपने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ने मोहर लगा दी। अब आपको याद नहीं रहा राज्यसभा में कैसे मोहर लगी थी।
राज्यसभा में वोटिंग नहीं होने दी गई थी। भारत के इतिहास में पहली बार संसद में वोटिंग नहीं होने दी गई, जबकि लोगों ने मांग की कि वोटिंग होने दी जाए। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था पूरे देश के सामने। हम इसके बारे में राष्ट्रपति के पास गए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, हमारा मानना है कि ये एक राजनीतिक डिस्प्यूट है, कभी बाद में हुआ तो हम इसको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाएंगे। किसान और सत्ता के बीच की लड़ाई है, इसे हम केवल और केवल कानूनी लड़ाई नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जैसे ही आप इसको कानूनी लड़ाई बनाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आप घर में बैठ जाइए, इसका फैसला होगा। फैसला होते आप जानते हैं कभी 7 साल में, कभी 17 साल के अंदर फैसला आएगा, फिर उसके बाद देखी जाएगी। हम इतने तो लटक नहीं सकते ना, इसलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट में या किसी में केवल और केवल कानूनी लड़ाई नहीं बनाना चाहते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये बात प्रेसिडेंट साहब तक लेके गए तो उनका क्या कहना था? प्रेसिडेंट साहब के पास हमें तो खुद जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक डेलीगेशन गया। उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूँगा। भारत का प्रेसिडेंट और कह क्या सकता है? इस देश में प्रेसिडेंट का राज नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट इस देश की फॉर्मल एग्जीक्यूटिव है। हमने तो प्रेसिडेंट से केवल यही कहा था कि आप इस पर हस्ताक्षर मत कीजिए, क्योंकि ये संसद ने ठीक तरीके से पास नहीं किया है। इतना ही हम कह सकते हैं, इससे अधिक प्रेसिडेंट के पास सत्ता है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। चुने हुए जो लोग हैं उनके पास होनी चाहिए, लेकिन वो भी करने की प्रेसिडेंट में साहस नहीं है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ छोटी मोटी पार्टीज, हमेशा से एक तीसरा फ्रंट बनाने की बात पब्लिक के मन में रही है कि एक तीसरा फ्रंट आए, जो ये जो टी पार्टीज़ होती हैं, साठगांठ, अंदरूनी साठगांठ होती है, अंडर द टेबल रिलेशनशिप चलती हैं, इस पे कहीं ना कहीं एक एक रोकथाम लगे। क्या ये पॉसिबल है हमारे देश में? आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? तीसरे के दो अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक तो तीसरा वो जो कि दूसरा बनना चाहता था, बन नहीं पाया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, गाड़ी छूट गई, और क्योंकि गाड़ी छूट गई तो कहता है कि अब मैं अलग हूँ, मेरी एक अलग पार्टी है, क्योंकि मैं गाड़ी में चढ़ नहीं पाया। आमतौर पे इस देश में तीसरा बताने वाले लोग वही होते हैं जो पहली या दूसरी दोनों प्लेटफॉर्म पे गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं। गाड़ी छूट गई तो प्लेटफॉर्म पे खड़े रह गए, तो बन गए तीसरे। वो तीसरा नहीं है। तीसरा एक दूसरा मुहावरा रहता है जो शिव जी का तीसरा नेत्र है। तीसरा मतलब विकल्प, तीसरा मतलब जो कुछ स्थापित है उससे भिन्न वो हो तो उसका महत्व है। यानी कि इस देश को राजनीतिक विकल्प नहीं चाहिए तो खूब है, कांग्रेस नहीं पसंद तो सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, तृणमूल है, ये है, वो है। बनी बनाई राजनीति के बने बनाए राजनीतिक विकल्प तो खूब है इस देश में, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कभी दूसरे हो, तीसरे हो, चौथे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी ज़रूरत है वो है वैकल्पिक राजनीति, जो बनी बनाई राजनीति के समीकरण को बदले, उसको चुनौती दे, सरकार बने बनाए जो प्रतिमान हैं उनको चुनौती दे और नई तरह की राजनीति स्थापित करे। उसकी कोशिश हमारे जैसे लोग करते रहते हैं। उसमें जाहिर है बीजेपी से भी गाली पड़ती है, कांग्रेस से भी गाली पड़ती है, मगर उतना साहस और संकल्प तो लेके चलना होगा ना, अगर आपने देश में कुछ भी नया करना है, भिन्न करना है। कई बार कांग्रेस भी अपने कुछ ऐसे प्रपोजिशंस या ऐसे डेपुटेशंस लेकर देश के जाने माने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास वो पहुंची हैं और उन्होंने उनसे भी आग्रह किया कि आप इस मुद्दे पे हमारा साथ दें। कभी आपने सोचा कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट का दरवाज़ा आपने भी खटखटाना चाहिए? क्या फार्मर्स को उनकी ज़रूरत है? बिल्कुल, क्यों नहीं ज़रूरत है। फार्मर्स को पूरे देश की ज़रूरत है और इंडस्ट्रियलिस्ट इसी देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, वो भी हमारे साथी हैं। ज़रूर उनसे बात करना चाहिए। मुझे इतना मौका स्वयं नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी बात करने की का गुंजाइश बनती है मैं तो खुशी से बात करता हूँ, क्यों नहीं। इस देश के हर व्यक्ति से बात करना हमारा फर्ज बनता है। इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा दुश्मन थोड़ी है। देश में उद्योग भी चाहिए, कृषि भी चाहिए। कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग कैसे होगी अगर इंडस्ट्री नहीं होगी? तो सबको साथ लेके चलना चाहिए और सबको मिलके इस देश के बारे में भविष्य में सोचना चाहिए। और ये कोई प्रेरणा मैं कांग्रेस से नहीं लेता। ये कांग्रेस या जो बाकी पार्टियां हैं, ये सब तो आज अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ है। सच ये है कि इस देश में विपक्ष संसद में नहीं है, सड़क पे है। विपक्ष पार्टियां नहीं है, आंदोलन है। इसीलिए प्रधानमंत्री शायद आंदोलनों से बहुत परेशान भी रहते हैं, क्योंकि सच्चा विपक्ष इस वक्त वही है इस देश में। उनसे प्रेरणा लेता हूँ मैं। पर जो परेशान होता है वो सॉल्यूशन निकालता है। अगर वो निकालें तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। उनका सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि इनका मुंह बंद कर दिया जाए।
जो बोले उसको अंदर कर दो, इसके ऊपर ये केस लगा दो, उस पे मुकदमा लगा दो, उस पे ईडी की रेड डलवा दो, इस पे आईटी की रेड डलवा दो। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्यों ऐसे सॉल्यूशन नज़र आते हैं। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैंने सोचा था वो ज़्यादा सुंदर चीज़ें सोच सकते हो कि इन चीज़ों का ऐसे सॉल्यूशन कर दो। देखिए ना, किसान को इतना खुश कर दो कि अगर मेरे जैसा आंदोलनकारी बोलने की कोशिश करे, किसान खुद आके उसका मुंह बंद करवा देगा। ऐसी बात क्यों नहीं सोचते प्रधानमंत्री? सिर्फ हमारा मुंह बंद करने के लिए ये केस वो केस धमकाना, ये सब का क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो छोटे खेल हैं। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। एक ये कि आपने अभी नागपुर से अनुसुया काले छाबरानी मैम को सजेस्ट किया कि उन्होंने राजनीति में आना चाहिए और बड़ी राजनीति में आना चाहिए। आप राजनीति के बिल्कुल दरवाजे पे थे जब आप एक बिल के सपोर्ट में आए थे सामने। आपने बहुत पहले से आप अलग अलग चीज़ों पे आप आंदोलन करते आए हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी, वो आज अपनी तरक्की के 6 साल मना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं इस बात को लेके कि मैं ये व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि राजनीति का हिस्सा बनकर ही आप चीज़ें बदल सकते हैं? मैं राजनीति में उससे 6 साल से पहले भी था और पिछले 6 साल लगातार राजनीति में रहा हूँ। मैं तो एक राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, स्वराज इंडिया का। कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। चूँकि मैं मानता हूँ कि राजनीति युग धर्म है, शुभ को सच में बदलने का मार्ग है राजनीति हमारे देश में, तो बिल्कुल करनी चाहिए। रही बात आम आदमी पार्टी की, वो शुभ के रास्ते से अलग हो गई थी। जिस दिन वो शुभ के रास्ते से अलग हो गई, उस दिन हम अलग हो गए। वो सत्ता के शीर्ष पे थे, राज्यसभा की टिकट का ऑफर मेरी जेब में था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये करने थोड़े ही आए हैं। राजनीति, और जो मैंने अनुसुईया जी को कहा था, टुच्ची राजनीति और बड़ी राजनीति। टुच्ची राजनीति ये कि मेरी राज्यसभा की पक्की हो गई सीट, चलो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अब आंदोलन गया बाढ़ में, अपने सेट हो गए। ये टुच्ची राजनीति, और मैं चाहूँगा अनुसुईया जी कभी ना करें। दूसरी राजनीति है जहाँ आप कहें कि मुझे इसका एजेंडा बदलना है राजनीति का, राजनीति में क्या स्वीकार्य है, क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, इसे बदलना है। ये कठिन रास्ता है, लंबा रास्ता है, और इसमें अमूमन स्वयं कुछ नहीं मिलता, अपनी जेब से कुछ जाता है, ये निकलता मिलता नहीं है। लेकिन वो राजनीति है जो अलग अलग नाम से की गई, और वो राजनीति है जो कि भगत सिंह ने भी चुन के की थी। वो राजनीति करनी चाहिए। एक सवाल आया है उनका, और वो सजेशन भी मांग रही हैं आपसे। इस वक्त नागपुर शहर में एक अजनी वन करके एक जगह है जहाँ पर IMS इंटर मॉडल स्टेशन आ रहा है, और वहाँ पे तकरीबन 30,000 पेड़ों का फ्यूचर खतरे में है। 7,000 पेड़ बिल्कुल फर्स्ट फेज़ में ही कट जाएंगे। तो इस किस्म के जब एनवायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं, तो किस किस्म का विरोध करना चाहिए, किस किस्म से किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मेरा पहला सुझाव ये होगा कि सबसे पहले आंदोलन या विरोध की न सोचें। सबसे पहले सोचें कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है, क्या वाकई इसके बिना काम चल सकता है या काम नहीं चल सकता है। पूरे मामले की बिल्कुल गहराई से छानबीन करें और देखें कि क्या विरोध करना ही एकमात्र रास्ता है और कोई भी रास्ता है। अगर है विरोध तो फिर विकल्प भी देखें कि विकल्प क्या हो सकता है। सरकार को सिर्फ विरोध नहीं कहना चाहिए कि आप इसकी जगह ये कर लीजिए। जैसे मुंबई में उन्होंने कहा था कि अगर आरए की जगह किसी और जगह पे शेड बन सकता है तो यहाँ बन सकता है। आप विकल्प बनाइए, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये जो हो रहा है गलत है, इसके विकल्प संभव हैं, तो फिर आपको लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। ये आपका धर्म है। विरोध करना कोई खुजली नहीं है जो हम करते हैं। लोकतंत्र में नागरिक का धर्म है कि वो राज की नीति यदि गलत है तो उस पर उंगली उठाए, प्रश्न चिन्ह लगाए। जब आप ऐसा करेंगी तो लोग कहेंगे राजनीति हो रही है। आप बताइएगा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ इतनी राजनीति करना हर नागरिक का धर्म होता है। मेरे पिता ये शो देख रहे हैं, वीरेंद्र कुमार त्रिवेदी। वो कह रहे हैं, योगेंद्र सर नमस्कार, क्या आदरणीय विनोबा भावे के श्रमदान वाले तरीके को पुनः आजमाना चाहिए? विनोबा जी की बहुत बातें आजमानी चाहिए। आपने अच्छा किया, बहुत बड़े व्यक्ति का जिक्र किया, क्योंकि विनोबा जी की जो गीता पर जो उनकी 3 पुस्तकें हैं वो मेरे लिए बहुत प्रेरणास्पद रही हैं। विनोबा जी की राजनीति के कुछ पक्ष से मैं सहमत नहीं हो पाता था, लेकिन जितना बाद में देखता हूँ, उन जितना बड़ा विद्वान इस देश में कभी नहीं पैदा हुआ।
जिस तरह से इतनी भाषाओं पे जिस अधिकार से लिखते थे, टिप्पणी करते थे और बोलते थे, वो तो अद्भुत था। श्रमदान निश्चित ही, श्रमदान ही नहीं, कई और चीज़ें जो विनोबा ने कही हमारे उसका हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन श्रमदान बिल्कुल निश्चित ही उसका एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में और इस देश की जो अपने आप को मध्यम वर्गीय, शहरी मध्यम वर्ग, जो दरअसल इस देश की शासक वर्ग है, उसका इतना बड़ा पाखंड है। हाथ से तो कुछ काम करते नहीं हैं, हाथ से काम करने वाले से नफरत करते हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि हाथ से श्रम करना अनिवार्य होना चाहिए। इस देश के किसी बड़े काम में श्रमदान जरूरी होना चाहिए। जब भी मैं विदेश जाता हूँ, उनके सभ्यता की बहुत चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी पसंद आती है, वहाँ बड़े से बड़े घर का बेटा किसी होटल में बैठा हुआ वेटर का काम करता है, वो आपसे टिप लेता है, होटल में जाके बर्तन धोता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के सीईओ का बेटा बर्तन धोता है वहाँ पे। मेरे को बड़ा रश्क होता है, बड़ी ईर्ष्या होती है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं ना, इनके बच्चे भी 2 दिन अगर होटल में बर्तन धो लेंगे, अगले दिन से कम अपने घर में जो काम करने वाली है उसको दीदी करके बोलेंगे, उसको आंटी करके बात करेंगे, उसका थोड़ा सम्मान करेंगे, इतना इंसानियत तो सीख जाएंगे। तो श्रम के महत्व पे जो विनोबा ने कहा, गांधी जी ने भी कहा था, वो हमारे जैसे समाज में तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस बात की याद दिलाई, धन्यवाद। आखिरी के 2 सवाल किसानों के ऊपर में। जितने भी देश के किसान हैं जिनके पास ये वीडियो जाने वाला है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये कि हम अपना सम्मान स्वयं शुरू करें, बाकी समाज तो बाद में हमारी इज्जत करेगा। हम स्वाभिमान से कहना शुरू करें, मैं किसान हूँ, मुझे इसका गर्व है कि मैं मुट्ठी भर दाना इस ज़मीन में डाल के एक बोरा भर पैदा करता हूँ। दुनिया का कोई और प्रोफेशन ऐसा नहीं है, बाकी सब में इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है। केवल और केवल किसान है जो इनपुट कम डालता है, आउटपुट ज़्यादा निकालता है। इसके लिए गौरव महसूस करें। और दूसरा, किसान के लिए याद रखिए, किसान की ना कोई जाति ना कोई धर्म, किसानी मेरी जाति, किसानी मेरा धर्म, और देश भर के किसान एक साथ मुट्ठी बंद करके खड़े हों, ये मेरी आज की ज़रूरत है। हम देश के किसान अगर एक हो जाएं तो कोई हमारे सामने नहीं टिक सकता। बस हम ऐसा ना करें कि 4.5 साल तक तो किसान की तरह रोएं और आखिरी 3 महीने में कोई जाट, कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई मराठा, कोई पाटीदार इसके अंदर बट जाएं। ये ना करें, किसान एक रहें। वही मेरा आपको विनम्र अनुरोध है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, प्रधानमंत्री के साथ एक कमरे में अगर गलती से बंद कर दिया जाए और आपको एक मौका मिले उनको एक बात कहने का, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि सत्ता, कुर्सी आप सबके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन क्या कुर्सी साथ में जाएगी, या कि आपने जो किया है उसका यश साथ में जाएगा? और अगर यश साथ में जाएगा तो ज़रा ये सोचिए, हम सब सोचें, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सिर्फ सांसद ही नहीं, हम सब भी सोचें। मैं कई बार सोचता हूँ, जिस दिन आंख बंद करेंगे उस दिन साथ में क्या जाएगा? कुछ ऐसा किया है जो साथ में लेके जाएंगे? ये बात मैं ख़ास तौर पे कुर्सी वालों से पूछना चाहता हूँ, जो सोचते हैं, पता नहीं क्या इन लोगों को लगता है कि शायद कुर्सी साथ में ऊपर जाएगी इनके। साथ में क्या जाएगा? क्या ऐसा कुछ काम हमने किया है जिसकी याद, जिसकी दुआ, जिसका यश हमारे साथ जाएगा? एक आंदोलनकर्मी के रूप में मैं तो सोच लेता हूँ कि शायद ऐसे कुछ काम किए हों। इन सांसदों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया है, वो भी ज़रा सोचें। योगेंद्र जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नागपुर से यहाँ तक आना, जो पूरा जर्नी था, ये आना और जाना दोनों ही पूरी तरीके से सफल हुआ। आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और किसानों की जो ये आंदोलन है, वो ये आंदोलन में और जान डाले और आपकी बात उन तक पहुँचे जिन तक पहुँचनी चाहिए, और कृषि कानून में बदलाव हो और वो किसान के हित में हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने मुझसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
आज योगेंद्र यादव जी से बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, लेकिन ये बात कब तक हमारे जहन में रहेगी, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अंकुश बहुत सारी बातों पे है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आज मन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्यों एक गद्दी पे बैठने के बाद, सरकार का हिस्सा बनने के बाद ये मंत्री अंधे और बहरे हो जाते हैं। शायद उनको उनकी याद बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि कई वर्षों से किसान अपने अधिकारों के लिए सिर्फ लड़ रहा है, लेकिन उसने उस लड़ाई में अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी किसानी नहीं छोड़ी। वो इस देश की भूखे पेट को अनाज देता रहा, लेकिन इस देश ने किसानों को क्या दिया? आज किसी अखबार में किसानों के हित में कोई आर्टिकल नहीं दिखता, किसी टीवी चैनल पे किसानों के अधिकारों का कोई बड़ा शो नहीं दिखता, कोई एक ऐसे लोग रस्तों पे नहीं आते जो शायद संसद को ये बताएं कि किसान इस देश के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। एक शायरी है जो शायद लोगों तक ये बात समझे, कि जिनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या? कुछ ऐसा करे काम कि दुनिया आपके जाने के बाद भी ले आपका नाम। और किसान जब भी दुआ देता है तो उसकी दुआ से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपने भी अपना वक्त दिया, आपने ये शो देखा, कृपया ये शो उन सब तक पहुँचाए जिन तक आपको ऐसा लगता है कि ये रोटी जवाब दे रही है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, किसानों के साथ खड़े रहें। आज उनको आपकी ज़रूरत है। और जिंदा रहें। जय हिंद।